सबको, सबका स्वागत, सबको नमस्ते। और आज दिन है बुधवार, डेट हो गई है 29 अक्टूबर 2025। हमारा जो डे है वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन का ही है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन में चैप्टर 1 स्टार्ट होगा आज, और चैप्टर 1 में थ्योरी ऑफ सेपरेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज के नाम से ये चैप्टर है जी। इसमें डॉक्टर प्रफुल्ल सर कह रहे हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी एवरी होम्योपैथ सीम्स टू बी claiming excellent results, be it with 4 to 5 medicines at a time with multiple repetitions in a day or single medicine single dose। ये जो होम्योपैथिक वर्ल्ड है इसमें हर एक प्रत्येक होम्योपैथ जो है वो दावा करता है कि भाई मेरे रिजल्ट एक्सीलेंट आते हैं या बढ़िया आ रहे हैं, भले चाहे वो 4-5 दवाइयां दे रहा हो एक बार में, चाहे वो मल्टीपल रिपीटेशन कर रहा हो एक दिन में, या कोई सिंगल मेडिसिन की सिंगल डोज ही दे रहा हो, सभी अपने अपने हिसाब से दावा करते हैं कि एक्सीलेंट रिजल्ट है। There are scores of homeopaths, both non-qualified and qualified, ब्रैकेट में कह रहे हैं unfortunately, we have been making diseases and symptoms disappear in a patient oblivious of what happened next। अमित, आपकी आवाज है पंखे की, इसको अभी मैनेज कर लेना अमित शर्मा भाई, शायद अमित सर म्यूट पे ही है। नहीं, ये किसी अच्छा, लेकिन ये किसके फैन की आवाज? आपने कहा था करता, आज तो मैं म्यूट करे बैठा हूँ। नहीं, आपने कहा था कि मेरे पंखे की आवाज है। आप देखो किसके वो पल चलती, मुझे ये पता नहीं, मैं तो म्यूट था। ओके सॉरी। तो कह रहे हैं एक स्कोर ऑफ होम्योपैथ्स है, नॉन क्वालिफाइड का भी और क्वालिफाइड का भी, दुर्भाग्य से, who have been making diseases and symptoms disappear in a patient oblivious of what happened next। oblivious का मतलब क्या है? बस वो भूल जाना है, जैसे उसके दिमाग से निकल जाना है ऐसा। अच्छा, इस बात का ध्यान ना रखते हुए या इस बात को भूल जाते हैं कि आगे क्या हुआ। हाँ, भूलना जैसे ही आएगा दीपशिका, आप सही कह रहे हैं। बेसिकली बेखबर होना, बेखबर लग रहा था मुझे भी, बिल्कुल वो उस बात से बेखबर होते हुए सिम्टम्स को डिसअपियर कर देते हैं कि आगे क्या हो रहा या हुआ, इससे के प्रति बेखबर रहते हुए वो सिम्टम्स को या डिजीज को डिसअपियर कर देते हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हो चाहे वो नॉन क्वालिफाइड हो। भाव ये है कि वो आगे का ध्यान कम देते हैं। चाहे क्वालिफाइड है कि भाई ये सिम्टम चला गया तो आगे कहाँ गया डिजीज सिम्टम, इसका बहुत कम ध्यान देते हैं फॉलो अप पे। ऑल द सेम दे ऑल सीम टू वाओ फॉर देयर रिजल्ट, और वो सभी के सभी अपने रिजल्ट के प्रति वाओ का भाव रखते हैं। मतलब एक बहुत ही बढ़िया, अरे वाह मैंने ये सब किया, ऐसा वो महसूस करते हैं इस तरह से काम करते हुए। अब सर वाउच का मतलब वाओ, ऐसे देखो वही है, लगे वाह वाह, मतलब वो सर किसी चीज का प्रमाणित करना। हाँ, मतलब मैं प्रमाणित करता हूँ, कंफर्म करना। अच्छा, ये कंफर्म है, प्रमाणित लिख लेते हैं। वो प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित, इस बात को वो प्रमाणित करते हैं अपने रिजल्ट्स को, इसी तरह से सभी के सब। अब सर का एक सवाल है यहाँ, कह रहे हैं नाउ द $1 million क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्ट। अब यहाँ $1 million क्वेश्चन ये बनता है कि परिणाम क्या निकला आखिर में। लेट अस असेस द फॉलोइंग केस। ये तो इसको लेकर के कह रहे हैं कि हम चलो फॉलोइंग कुछ केसेस हैं उनको हम एसेस करते हैं। पवन बस, हाँ। मतलब सर कह रहे कि हमने रिजल्ट दे दिया, अब रिजल्ट किसे कहा जाएगा कि ये रिजल्ट क्या है, हाँ। उसको समझने वाली बात आ गई कि भाई हमने दवाई दी और मरीज की बीमारी खत्म गायब हो गई,
हाँ। बेसिक बात ये हुई कि मरीज की बीमारी गायब हो गई। हाँ। लेकिन वो इस बात से अनअवेयर, सब डॉक्टर्स आज तक अनअवेयर, ये है ना, ओबिलीवियस का मतलब है अनअवेयर, हाँ। अनजान रहते हैं, बेखबर रहते हैं कि आगे क्या हुआ। तो अब हाँ। रिजल्ट को समझा जाए कि रिजल्ट क्या आया। हाँ, तो रिजल्ट क्या रहता है, चलो कुछ केसेस के माध्यम से समझते हैं। कुछ ऐसा भाव है। तो व्हाट इज ए होम्योपैथिक रिजल्ट? होम्योपैथिक रिजल्ट आखिर होता क्या है? ए केस ऑफ गर्ल विद क्रॉनिक अस्थमा, इसको लेके चल रहे हैं सर। मिस वीजी एज 19 years had suffered from asthma since childhood. After having been treated homeopathically for a period of 6 months, she was happy. She had no attack of asthma from 1 year. A year later, she came back with a severe relapse. This acute asthmatic attack could not be controlled by her general physician, and she had to be hospitalized. ठीक है जी। 1 साल बाद, जो 6 महीने के इलाज का 6 महीने तक होम्योपैथिक इलाज करने के बाद उसको वो बड़ी खुश थी, कोई अटैक नहीं आया था उसको 1 साल तक। 1 साल बाद उसको सीवियर रिलैप्स हुआ उस अटैक का, और ये एक्यूट एस्थमेटिक अटैक अब जनरल फिजिशियन के द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ और उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। Nevertheless, the patient herself and her parents were happy with the homeopathic result, which had prevented her from getting regular asthmatic attack. उसके बावजूद भी पेशेंट और उसके जो पेरेंट्स है वो खुश थे उस होम्योपैथिक रिजल्ट से कि भाई जो ये रेगुलर एस्थमेटिक अटैक्स आते थे वो तो रोक ही दिए होम्योपैथी ने, और ये तो 1 साल बाद हुआ है। उसको लेकर के फिर भी वो संतुष्ट थे, खुश थे। An intelligent homeopath is one who assess his result by quality and not quantity. बड़े सर कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट होम्योपैथ वो है जो असेस करे अपने रिजल्ट को क्वालिटी वाइज, ना कि क्वांटिटी वाइज। एब्सेंस ऑफ एन अटैक फॉर सम टाइम शुड बी फॉलोड इफ एट ऑल बाय माइल्डर अटैक्स। ये जो अटैक जो जा रहा था, एब्सेंस ऑफ अटैक जो है, कभी कभी कुछ ऐसे भी फॉलो कर सकता था कि इसके बाद कुछ माइल्डर अटैक्स आते, एकदम मतलब ना एकदम खत्म होकर के। इफ एट ऑल बाय माइल्डर अटैक्स, दिस इज इन कीपिंग विद ए ट्रू होम्योपैथिक रिजल्ट। और इस तरह से फिर सर का भाव है कि ये ट्रू होम्योपैथिक रिजल्ट हो सकता था कि अगर ये अटैक माइल्डर होते होते जाते। बस ये वो था नहीं, यही है। सर ने ये कहा कि इसको अगर आना भी था तो इट शुड बी फॉलोड बाय इफ एट ऑल बाय माइल्डर अटैक, या तो आता ही ना, नहीं आता, अगर आता तो माइल्डर ही आना चाहिए। बहुत बढ़िया, यही है जो आप कह रहे हैं, यही जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही भाव है कि अगर इसे आना भी था तो ये माइल्डर अटैक आता। बहुत बढ़िया, खूबसूरत बात पकड़ियो अमित। कह रहे ए होम्योपैथिक मेडिसिन क्योर्स ए पेशेंट बाय डिक्रीजिंग हिज सेंसिटिविटी ऑफ एन एलर्जन, इन शॉर्ट रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अटैक्स। अंडरलाइन कर रखी है मैंने ये लाइनें। एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो क्योर करती है पेशेंट को डिक्रीज करने के क्रम में उसकी सेंसिटिविटी ऑफ एलर्जन को, जिन एलर्जी कॉजिंग एजेंट जो है उनके प्रति सेंसिटिविटी को डिक्रीज करती है और घटाती है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अटैक की। ये हर एक उसमें ले लो डॉक्टर से, चाहे वो एपिलेप्टिक हो, चाहे वो एस्थमेटिक हो, चाहे किसी भी तरह का, यही क्रम मिलना चाहिए। ये फिजिकल के साथ में मेंटल पे भी ध्यान रखने वाली बात आ जाएगी, दोनों। बिल्कुल, फिजिकल सेंसिटिविटी भी और मेंटल भी। कि भाई पहले इसकी जरा सी बात बुरी लग जाती थी, अब ये शांत रहने लगा, या अब ये ऐसे टॉलरेंस बढ़ रहा है मेंटल प्लेन पे भी और फिजिकल प्लेन पे भी। और
इसमें भी ये निकल कर आता है कि जी अब पहले शांत रहने लगा था, लेकिन अब की बार आया तो इसको इतना गुस्सा आया कि इसने जो कभी पहले तोड़ फोड़ नहीं मचाई थी या हाँ किसी को मार डाला या किसी हाँ को ऐसे कर दिया, इसका मतलब हमने सप्रेस करा था। हाँ, भाव ये है आपका कि दोनों प्लेन पे देखते हुए चलो डॉक्टर दोनों सुरेश, प्लेन पे, फॉलो हाँ अप हाँ को हाँ जी, किसी दोनों एक प्लेन सिंगल पे, हाँ प्लेन जी। पे ना रुक के दोनों पे देखो कि दोनों पे सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइज हो रही है, नॉर्मलाइज हो रही है। सेंसिटिविटी खत्म नहीं होती है, ये जान लेना, डिक्रीजिंग हाँ सेंसिटिविटी जी, कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, हम्म hence a homeopath strengthens the patient and weakens the disease। और इस तरह से होम्योपैथ जो है पेशेंट को तो मजबूत करता है और उसके डिजीज को कमजोर करता जाता है। In this above mentioned case, there was an evidence of the strengthening of the disease। और जो ऊपर केस है इस लड़की का, इसमें तो ये देखने को मिल रहा है कि या तो डिजीज की स्ट्रेंथ तो बढ़ी है, इस बात का सबूत है हॉस्पिटलाइज हो जाना तक। It goes without saying that one has to encounter symptoms and signs in the patient which shall indicate weakening of the patient as a whole। सर कह रहे हैं कि it goes without saying that one has encountered symptoms and signs in the patient which shall indicate weakening of the patient as a whole। ये अपने आप में ही बिना कुछ कहे एक ये किधर गया, विदाउट सेइंग कि भाई ये पेशेंट जो है वो सॉरी फिजिशियन ने एनकाउंटर करा उस समय सिम्टम्स को और साइन को पेशेंट में, और इस तरह से इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि पेशेंट को एज ए होल वीक कर दिया है, जबकि सिम्टम्स को घटा करके। मतलब डॉक्टर फिजिशियन को वो सिम्टम और साइंस एनकाउंटर करने पड़े, उनसे सामना करना पड़ा जो खुद ही बता रहे हैं कि मरीज कमजोर हुआ है, बीमारी नहीं कमजोर हुई। हाँ, मरीज एज अ होल कमिजोर हुआ। विच इस शैल तरह के इंडिकेट साइन और वीकनिंग सिम्टम द उसके पेशेंट एज ए होल। मतलब ये इस बात हाँ का जी। इंडिकेशन है इस कि वो, तरह हाँ अमित हाँ एक मिनट, उस समय जो एनकाउंटर किया सिम्टम्स का और साइंस का पेशेंट में, उन्होंने इस हाँ जी इंडिकेशन ये मिल रहा है कि उन्होंने पेशेंट को एज ए होल वीक करा हाँ जी, है जी। बिल्कुल यही है। सर अब उसमें हाँ भैया, सर उसमें लिखा है ना सर, होम्योपैथिक मेडिसिन डिक्रीज हिज सेंसिटिविटी ऑफ एन एलर्जी। तो हाँ सर उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होती है, अटैक भी कम होते हैं, हाँ लेकिन आपने कहा कि सेंसिटिविटी तो फिर भी रहती ही है हाँ पेशेंट को ना उस चीज की। हाँ, तो क्या फिर अगर वो ससेप्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी। हाँ बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन में समझ गया बेसिकली। बस होने तो पूरा हाँ बता श्रेय भाई। मतलब अगर वो सेंसिटिविटी पूरी नहीं गई और हल्की फुल्की रहती भी है, तो हो सकता है वो बाद में जाके किसी ट्रिगर की वजह से, ज्यादा ट्रिगर की वजह से वो सेंसिटिविटी फिर से वो हाँ आगे आ जाए और फिर वो हाँ, बड़ी हो जाए। तो तो अब पहले आप मुझे ये बताओ कि सेंसिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी में क्या अंतर है। सेंसिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी एक ही वर्ड मानते हैं हम लोग या अलग अलग है? अलग अलग है बस। अलग अलग। तो बेसिकली डॉक्टर श्रेय, सेंसिटिविटी कभी खत्म नहीं होती जब तक लाइफ है। लाइफ तभी तक है जब सेंसिटिव है बंदा, एक बात। लेकिन जब ये सेंसिटिविटी अपने लिमिट को क्रॉस कर जाए तो बंदा प्रोन टू डिजीज हो जाता है, प्रोन टू डेविएट हो जाता है, इसको बोलते हैं ससेप्टेबल हो गया ये। तो जब ये सेंसिटिविटी अपने ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस कर जाती है तो बंदा ससेप्टेबल हो जाता है। तो ये ससेप्टेबिलिटी पूर्णतः चली जानी चाहिए, पूर्ण रूप से ससेप्टेबिलिटी। लेकिन सेंसिटिविटी इन इटसेल्फ लिविंग बीइंग की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब मान लो किसी पेट्रोल के प्रति मैं बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो गया, ससेप्टेबल हो गया, तो वो मैं ससेप्टेबिलिटी खत्म होकर के पेट्रोल जो मुझे बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ही खुशबू बहुत ज्यादा मेरे को बीमार कर देती थी, वो तो चली जाएगी, लेकिन पेट्रोल मुझे अफेक्ट ही ना करे, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि मैं सेंसिटिव तो रहूंगा ही ना भाई पेट्रोल को लेके। हर इंसान रहता है, हर इंसान रहता है पेट्रोल को लेके। अमित शर्मा कुछ अपना भाव रख रहे हैं।
मतलब इसमें यही है ना कि जैसे हमारी सर ने कहा कि डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी की बात करी है, डिक्रीजिंग हिज सेंसिटिविटी ऑफ एन एलर्जन। अब ये जो चीज है, आई एम सेंसिटिव फॉर इनजस्टिस, देखो अगर हम कहें कि सेंसिटिव टू इनजस्टिस वाली बात है, तो बीमारी की या इसका किस्सा यही हुआ था कि पहले इनजस्टिस होता था और मैं तुरंत ही हर किसी से भिड़ने लग जाता था, लेकिन या कुछ भी किसी ने उल्टा सीधा बोला, ध्यान दिया नहीं और उसकी रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दी। अब जब हम ठीक होंगे, जब होम्योपैथी मेडिसिन किसी भी चीज के लिए आपको ठीक करेगी, तो वो ये नहीं है कि अब कोई भी बहुत के इनजस्टिस हो रहा है और आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा, हाँ, नहीं आप आपको सेंसिटिव फर्क तो पड़ रहा रहेंगे है, ही। लेकिन आपकी जो रेशनल बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपको ये कहेगी कि भाई इस चीज को में तुम्हारा उलझने का काम है कि नहीं है, आप इसे सही कर सकते हो या नहीं कर सकते, और आप इस चीज को लेके परेशान मत रहो। ये होम्योपैथी मेडिसिन कर देगी। हम लोग कहते हैं ना कि भैया आपका सास जो बहू के वाइटल, झगड़े, इसको ना वैसे लो, आप सास साइंटिफिक लो अमित शर्मा। बेसिकली हाँ जी, वाइटल फोर्स जो आपका बहुत थोड़े से उसमें ही डेविएट हो जाता था किसी भी चीज से, उस वाइटल फोर्स की वो बढ़ाती है टॉलरेंस होम्योपैथी। हाँ टोल लेकिन उसका बस वो अफेक्ट ना हो किसी चीज से, उस सेंसिटिविटी को खत्म नहीं करती कभी भी दवा। आप स्टे कर 31 फुट उस पर आ जाओ फॉरिज्म पे 1 मिनट के लिए। इसमें ससेप्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी का यहाँ अंतर मिला मुझे डॉक्टर से। फिर जी हाँ। अभी इसमें क्लियर हो जाएगी। देखो, कह रहे हैं द इनिमिकल फोर्सेज पार्टली साइकिकल पार्टली फिजिकल टू विच अवर टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज्ड, which are termed morbific noxious agent, do not possess the power of morbidly deranging the health of man unconditionally, but we are made ill by them only when our organism is sufficiently disposed and susceptible to the attack of the morbific cause that may be present। ठीक है भाई, तो यही वर्ड मैं यहाँ लाना चाह रहा था। बेसिकली सफिशिएंटली डिस्पोज हो जाता है इंसान हाइपर सेंसिटाइज होकर के या हाइपो सेंसिटाइज होकर के, जिसकी वजह से उसके अंदर अब एक ससेप्टेबिलिटी बन गई डॉक्टर श्रे। तो जब जी तक सर। ससेप्टेबिलिटी बनी रहेगी तो वो क्योर नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, आप ससेप्टेबिलिटी पूर्णतः क्योर कर सकते हो, खत्म करके क्योर कर सकते हो पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट कभी भविष्य में उस चीज से दोबारा ग्रसित हो ही ना, ये नहीं गारंटी हम लेते। हाँ, अगर वो हद से ज्यादा गुजर गई वो उसकी मॉर्बिफिक एजेंट की पावर, या फिर वो फिर से कोई ससेप्टेबिलिटी उसमें आ गई, तो वो फिर से हो सकता है। तो इसको लेकर के वो आगे कह रहे हैं बस मेरे पास हाँ बेटा। एग्जाम्पल है। हेलो, जी भाई बोलो बेटा। मेरे पास एक एग्जाम्पल है। सेंसिटिविटी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे रिएक्टिविटी। हाँ तो अगर आप समझो सेंसिटिविटी 0 हो रही है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी 0, और हाँ, कोई चीज नॉन रिएक्टिव है इसका मतलब वो डेड हो गई है, वो डेड हो गई, रिएक्शन नहीं दे रही है। बिल्कुल जैसे लाइफलेस। कि मान लीजिए हम कोई सेंसिटिव टू पॉलन ग्रेन्स या डस्ट है या कुछ भी एलर्जी है, हाँ ठीक है। अब उसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि जरा सा भी डस्ट कुछ होती है कहीं पे तो उसको बहुत स्नीजिंग हो रही है। हाँ अब सही होम्योपैथी से उसकी डस्ट एलर्जी जब कम होगी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके नाक में कभी भी कोई चीज जाएगी तो उसको स्नीजिंग होगी ही नहीं, हाँ क्योंकि वो हमारी बॉडी का एक डिफरेंट सिस्टम है। Yes. कभी ज्यादा डस्ट गया या मान लो कोई मक्खी जा रही है तो उसको स्नीज आउट करके उसको हाँ बाहर निकालना, वो वो भी एक रिएक्शन है जो कि जरूरी है। तो जहां पहले थोड़ा सा भी डस्ट में या थोड़ा सा भी जो पॉलन है हल्का सा उसमें उसको बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती थी, वहां ये है कि जो चीज उसके लिए खतरे की बात होगी या मतलब अब जो है जहां पे जैसे नाक के अंदर मक्खी चली गई तो स्नीजिंग होगी, यहाँ पे सेंसिटिविटी 0 नहीं हो रही नहीं होगी भाई, यही भाव है में। तो सर ये इसमें एक छोटा सा और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको बचपन से लेकर टीनेज तक उसको कोई पॉलन से एलर्जी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसको एलर्जी होने लग गई, हाँ और अब अगर हम मेडिसिन देंगे हाँ तो फिर उसकी क्या सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी। अगर सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी तो फिर वो इसका मतलब क्योंकि पहले तो उसको सेंसिटिविटी उसके लिए थी भी नहीं,
और अब हाँ। उसके लिए सेंसिटिविटी बढ़ गई, हाँ तो अच्छा, फिर कैसे मतलब? हाँ नहीं देखो, बहुत अच्छी बात आप ही बताओ। वो एडल्ट टीन एज तक उसको नहीं होती थी और अब उसे होने लगी तो 100% कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आया उसको। हाँ ये तो आप जानते जी, ही हो, समझते ही हो, जीएनएम हम पढ़ के आए हैं हाँ कि अब जी उसको सर, जब कॉन्फ्लिक्ट बना तो उस जब से वो कॉन्फ्लिक्ट बना तो तब से पोलन ग्रेन को लेकर एलर्जी हो गई, या जिस चीज को जी, आप कह रहे हो। अब हाँ जब आपकी मेडिसिन, अच्छा अब यहाँ देखेंगे कि वो अब हो क्यों गई। अब वो हाइपर सेंसिटाइज हो गया, जो अभी दीपिका कह रही है, वो सेंसिटिविटी उसकी एग्जेजरेट कर गई उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है। अब जब आप एक जी, राइट स्टिमुलस देंगे, रेमेडी देंगे, तो वो जो हाइपर जोन में जा रखी है, उसकी जो डेविएट हो रखी है सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी हो रखी, उसको वो ऑप्टिमाइज कर देगी। उसको वो एक तरह से वाइटल फोर्स से उस इंप्रेशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को हटा देगी। अब वो बंदा फिर से टॉलरेंस टू दैट पोलन ग्रेन से टॉलरेंस टू दैट फैक्टर हो जाएगा, तो वो क्योर है। लेकिन मजे की बात यह है कि ससेप्टेबिलिटी का जन्म होता है जब आपके अंदर कोई परसेप्शन आ जाता है, ससेप्टेबल हो जाते हो आप। बस जी जी सर, डॉक्टर श्रेय, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे को कोई, मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपने कहा ना कि कोई लड़का या कोई बच्चा या कोई चीज बहुत टाइम तक तो था नहीं, हाँ। और पोलन ग्रेन्स के उसमें आया और उसको दिक्कत हुई, तो उसकी सेंसिटिविटी पहले नहीं थी। नहीं, उसकी सेंसिटिविटी पहले जरूर रही होगी, या वही बात है बॉस का कहना कि फिर हम यहाँ देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, और यहाँ ये बात चल रही है कि जब दवाई देंगे तो उसके बाद या तो वो सेंसिटिविटी बहुत, तो उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी उस चीज के लिए बहुत कम हो जानी चाहिए कि भाई छींक आई, इसको तो छींके होना और इसको तो नाक बहना और उसको तो ये सब कुछ शुरू हो जाता है और इसकी बुरी हालत हो जाती है, ऐसा। या अब जो है ठीक है, अगर इसके सामने दोबारा ऐसा कुछ आता है तो एक दो छींक आके निकल जाती है, हालत खराब नहीं हाँ, होती, नॉर्मल हो जाता ये है होना चाहिए क्योर। अभी अभी अमित शर्मा ने एक वर्ड बोला लेकिन कि अभी अमित शर्मा आपने एक वर्ड बोला कि पहले से सेंसिटिविटी थी, तो किस में नहीं है, थी, किस ऑर्गेनिज्म में नहीं है, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। क्या भैया, वो थी सब में, क्यों अभी तक हमारे सामने नहीं आई थी, वो शायद एक से नहीं लेटेंट बात सोरा तो की तरह समझो, पड़ी हुई बात होगी। हमारे सामने नहीं आई थी का भाव नहीं है। बात यह है कि हम हमेशा अटैक होने के लिए एक्सपोज हैं। ठीक है। हाँ जी, और इसका जीता जागता उदाहरण है ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग हर बंदे पे हो सकती है क्योंकि वो सेंसिटिव है। ड्रग प्रूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इसीलिए ही संभव है क्योंकि वो सेंसिटिव हैं, वो रिएक्टिव हैं। दीपिका का वर्ड जोड़ू तो वो रिएक्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए भैया सेंसिटिविटी तो थी, है और रहेगी जब तक जिंदा है। एक बात। दूसरी बात, अगर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी अटैक से, किसी घटना से, किसी मॉर्बिड फिनोमिना से ससेप्टेबल हो गया डॉक्टर सरे, वो क्योर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब यह शायद आ गया है, या कोई और बात हो जी तो सर। बताओ। नहीं सर, नहीं आगे चले बस। चलो बार ठीक। और तो अभी इसी याद के, हेलो अमित भाई। बोरकर सर का नहीं केस था कि वो मेडिसिन देने के बाद वो चेंज आया था ऑटोमेटिक। हाँ देखो, गजब गजब का आपने यहाँ जोड़ा ये एग्जाम्पल। आप बताओ इसको डिटेल। वो बेसिकली मुझे पैथोलॉजी तो याद नहीं है, बोरकर सर का एक केस था, तो आप उनका जो आइडिया वो दे दो, मैं पेशेंट, बता दूंगा फिर। वो जो बस मैं बता रहा हूँ, वो लड़के को हाथ, स्किन पर बहुत सारी दिक्कतें होती थी, अरे और अमित उसमें पाल ये हो से रहा तो था पूछ कि ले केस कौन सा, अमित से तो पूछ ले। अमित पाल कौन सा वो केस है। वो केस ऐसा था कि उस लड़के को ना बहुत गुस्सा आता था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोटी छोटी बातों पे मारता था, हाँ और जब वो को भी मारता था तो इतना मारता था कि नीचे जमीन पे गिरा गिरा के मारता था। हाँ तो जब हमने मेडिसिन दी तो उसके अंदर ये चेंज आया, उसने कहा कि मुझे कहीं जाना था तो मुझे ऑटो वाले ने कहीं पे बहुत घुमा के ले गया था, हाँ, या ज्यादा लेकिन पैसे मांग लिए थे। पैसे मांग लिए थे। हम्म। तो वो अब
करता था कि वो ये बोलता था कि सर आपकी मेडिसिन के बाद मुझे ये चेंज आया, तो मैंने ऑटो वाले को अब मारा नहीं है, मैं वो ये बोल देता हूँ चल चल तू जा निकल, इतने पैसे ले और अपना निकल हाँ यहाँ से। हाँ तो डॉक्टर साहब मैं इतना मारता था कि जमीन पे गिरा देता था मारते हाँ, मारते। अगर मैं पहले वाला होता तो वो ऑटो वाला जमीन पे पड़ा मिलता, मैं उसे इतना मारता इस उस हरकत के लिए। अब मैं उस पे कंट्रोल हो गया है, उस इतना आउट ऑफ वे जाने पर। बेसिकली मैं यहाँ थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। कहानी ये थी डॉक्टर अमित पाल भाई कि वो जी। बच्चा कॉलेज में जब पढ़ने गया, वो पहले बिल्कुल शाई और बहुत शांत था। जब गया कॉलेज में तो कुछ लड़के उससे ये कहने लगे अननेसेसरीली कि ओए तू उस लड़की से दूर रहना, तू उस लड़की की तरफ को देखता है, तू उसकी तरफ को अट्रैक्ट है। वो कह लगा भाई मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है यार। फिर वो दोबारा मिले, कह रहे हो फिर हम जानते हैं तू उसको चाहता है, तू उससे दूर रहना लड़की से। उसने फिर कहा कि भैया मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहे। फिर उन्होंने कहा कि चल ऐसा तो उसका सामने मना कर उससे, लड़की से, कि मैं तुझे नहीं चाहता। कहने लगा मैं फिर भी तैयार हो गया। जब वो उसको ले जा रहे थे डॉक्टर अमित पाल भाई, तो वो गाड़ी में थे दो तीन चार लड़के। तो उनमें से किसी एक ने ये कहा कि अबे यार क्या सामना करा रहे, चलो इसको यहीं खत्म कर देते हैं, दीप शिखा। तो कह रहे जब जी हो। उन्होंने जब ये कहा कि चल इसको यहीं खत्म कर देते, मैं इतना डर गया, मैं चलती गाड़ी में से कूद गया पहली बात तो। और जब मैं कूद गया वो रुके, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं उठा और मैंने इतना मारना शुरू करा उनमें से एक लड़के को कि वो और इतने डर गए कि वो भाग गए इविन। अब तब से मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि सर जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी सामने वाले को इतना मार देता हूं कि वो नीला हो जाता है जब तक वो जमीन पे ना गिर जाए। ये मेरे अंदर कमी आ गई है तब से ही, जब से वो मेरी घटना हुई थी मेरे साथ, तब से डॉक्टर श्रेय। अब मेन मसला ये था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड उसको बहुत ज्यादा चाहती थी। अब उसकी समस्या ये थी बोरकर सर के पास आने से पहले कि सर वो मुझे बहुत चाहती है, मैं जानता हूं, और मैं अपने इस स्वभाव को बदलना चाहता हूं। सर ये बदल देगी क्या होम्योपैथी? कि मैं जब भी उसे हाथ उठता है तो मैं उसे बहुत मार देता हूं जब तक गिरा नहीं देता। अब प्रफुल्ल बोरकर सर ने जब दवाई दी डॉक्टर सर, फॉलोअप आया, तो प्रफुल्ल सर ने बताया, बोरकर सर ने, कि जब मैंने पूछा कि हाँ भाई कैसे हो, अब कह लगे साहब मुझे तो कोई खास ज्यादा अंतर लग नहीं रहा, लेकिन एक बदलाव आया मेरे अंदर। तो उन्होंने घटना बताई कि बेसिकली मैं जा रहा था तो ऑटो जहां 10 रुपए लगने थे, ऑटो वाला वहां 20 रुपए मांग रहा था मेरे से बिना मतलब के ज्यादा। और मैंने उससे कहा तू ज्यादा मांग रहा, क्या? नहीं नहीं 20 ही लगेंगे, बताओ चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। कहने लगा वो पेशेंट के। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं तू चल। जब मैं ले गया और जब मैं उतरा तो मैंने उसको 10 रुपए थमाए और कहा निकल चल भाग। तो सर वो ने पेशेंट कहा। बोरकर सबसे बोलता है कि अगर मैं पहले वाला होता तो वो ऑटो वाला वहीं पे उसको मैं वहीं मारता जब उसने 20 रुपए मांगे थे। तो सर ने कहा, बोरकर सर ने, कि इसके अंदर ये साइकोसिस आ रही है भाई, इसके अंदर सिफिलिस से ये साइकोसिस की तरफ गया। ये साइकोसिस का पार्ट है मैनिपुलेट करना किसी को। तो ये गजब का केस था अमित भाई। जी, सेंसिटिविटी यहाँ बैलेंस करेगी मेडिसिन उसकी हमारी। सेंसिटिविटी एग्जेजरेट कहाँ हुई थी? जब वो गाड़ी से कूदा, जब वो मरने पे बात आई तो वहां तो हो गया था वो ससेप्टेबल या हाइपर सेंसिटिव टू दैट इवेंट, जहां भी कोई गुस्से को प्रति। अब होम्योपैथिक रेमेडी ने उसकी वो बढ़ी हुई सेंसिटिविटी या उसके अंदर जो ससेप्टेबिलिटी बन गई थी उसके प्रति, ऐसी घटनाओं के प्रति, उसको इरेज कर दिया, उसको एक्सटिंग्विश कर दिया वाइटल फोर्स के ऊपर से। इसको कहते हैं उसकी सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज कर दी। ये करती है होम्योपैथी। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया दोस्त आपने, और अब मुझे लग रहा कि मजा आ गया होगा सुन के लोगों को। तो चले आगे थोड़ा सा। जी सर। अब इसी में कह रहे हैं सर, इसी में कह रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय वीकनिंग ऑफ द पेशेंट। बड़े सर का भाव यहाँ है कि भाई ये क्या पेशेंट के कमजोर होने को लेकर के क्या मतलब है हमारा। कह रहे हैं वीकनिंग ऑफ ए पेशेंट एज ए होल मैथमेटिकली पॉइंट आउट टू जनरल्स एंड मेंटल डेटोरेटिंग।
किसी भी पेशेंट का वीकनिंग होने से मतलब है एज ए होल, जो अभी अमित शर्मा भाई कह रहे थे ना कि मेंटल प्लेन पे भी देखना है और फिजिकल पे भी देखना है, एज ए होल वीकनिंग देखना होता है, मैथमेटिकली पॉइंट आउट करना होता है उसको जर्नल्स को लेकर के और उसके मेंटल के डेटरेशन को लेकर कि वो जनरल हेल्थ भी यानी कि फिजिकल हेल्थ भी कमजोर हो रही है और मेंटल लेवल पे भी वो इंटॉलरेंस की तरफ जा रहा है या मेंटल प्लेन पे भी वो डेटरेटिंग स्टेट में जा रहा है। इससे मतलब है किसी पेशेंट का वीक होना। If a patient says during follow-up that he is much better and his chief complaint is almost cured, one should ask him leading question as to how is his stamina and desire to work. बड़े सर कह रहे हैं कि यदि कोई पेशेंट आकर के बोलता है फॉलोअप में कि वो बहुत अच्छा है, चीफ कंप्लेंट उसकी ऑलमोस्ट क्योर हो गई है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं प्रफुल्ल सर के उससे लीडिंग क्वेश्चन करो कि तेरा स्टेमिना कैसा है, तेरा काम करने का मन करता है नहीं करता, तेरे शरीर में ऊर्जा कैसी है, ये सवाल बनता है। इफ ही सेज ही इज फीलिंग वीक एंड हैज नो डिजायर टू वर्क और डू एनीथिंग, देन इवन इफ हिज चीफ complaint be it pain, fever or loose motion etc is much better, we can be sure that there has to be either of the journals, that is desire for food has lessened or his sleep nowadays is disturbed, or if both are not disturbed, be sure that the stools which were normal before are not proper and he is constipated. तो सर कह रहे हैं कि इफ ही सेज ही इज फीलिंग वीक एंड हैज नो डिजायर टू वर्क और टू डू एनीथिंग, यदि वो ये कहता है कि वो कमजोर महसूस कर रहा है जब से और कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा और कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, देन इवन इफ हिज चीफ कंप्लेंट बी इट पेन, फीवर और लूज मोशन एक्सेट्रा इज मच बेटर, भले ही चाहे फिर उसके चीफ कंप्लेंट चाहे वो दर्द हो, बुखार हो, लूज मोशन हो, वो भले मच बेटर हो, कह रहे हैं वी कैन बी श्योर दैट देयर हैज टू बी आइदर ऑफ द जर्नल्स, दैट इज डिजायर फॉर फूड हैज लेसन और हिज स्लीप नाउअडेज इज डिस्टर्ब। तो हम इस बात को लेकर श्योर हो जाएं कि भले चाहे उसके जो जर्नल हो, चाहे वो खाने को लेकर के है वो कमी आई हो, चाहे उसकी नींद आजकल डिस्टर्ब हो रही हो, या और नहीं बस नहीं और चाहे अगर उसके क्या कहते हैं इवन इफ हिज चीफ कंप्लेंट विद पेन, फीवर और लूज मोशन एक्सेट्रा मच बेटर, ये सब कुछ तो ठीक हो गए, लाइक वी कैन बी श्योर दैट इट हैज टू बी आइदर जर्नल, जो उसके जर्नल में चाहे उसकी डिजायर फॉर पूरा है वो कम हो गई है या स्लीप कम डिस्टर्ब हो गई है, अगर वो दोनों नहीं है तो पेट खराब हो, कुछ ना कुछ जर्नल में कमी आई है, अगर पेशेंट की डिजायर फॉर वर्क और स्टेमिना नहीं है तो बिल्कुल है ना, ये है। हेलो जी, हेलो, बहुत ऐसे नाराज मत हो बहुत पता क्या भी है कि हेलो हाँ, बेसिकली बात यही है कि अगर पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब दर्द तो सही है जी, या मेरा लूज मोशन तो बिल्कुल खत्म हो गए, तो एकदम खत्म हो गए ठीक है, लेकिन तब से मेरे को ना काम कर थकान जल्दी होने लगी पर काम करने का मन नहीं होता अब, तो ये इस चीज को लेकर जो है सर ने कहा कि अगर ऐसा पेशेंट कह रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरा बुखार भी सही है या मेरी चीफ कंप्लेंट भी सही है, तो इसका मतलब ये सही डायरेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पर्टिकुलर तो हमने ठीक कर दिया, उसके जनरल सिम्टम पर्टिकुलर पेन का पर्टिकुलर, फीवर का पर्टिकुलर, ये किसी को पर्टिकुलर को ठीक कर दिया, लेकिन उसके जो जनरल सिम्टम्स में से चाहे भूख है, चाहे उसकी नींद है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है या कुछ और भी जनरल सिम्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ गई है। सर ऑलवेज तो ये मेडिसिन देने के बाद नेक्स्ट फॉलोअप में ये पूछते कि आपको वीकनेस तो नहीं फील हो रही है, काम तो नहीं कर रहा है, तो वो बोल अगर वो जो मानो अर्थराइटिस का
केस है और पेन बेटर हो रहा है, वीकनेस आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो फॉलो वो रॉन्ग साइड में होता था। तो सर जरूर मेडिसिन चेंज करते थे अपनी। तो पहले ये ध्यान रखो कि आपको वीकनेस तो नहीं फील हो रही, पेशेंट को नींद का, ये पहले ठीक है सारी। हेलो, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है इसकी भाई? भी आवाज है। हाँ हाँ बस जी अब आ रही है। हाँ, बीच में शायद चली गई थी मुझे लग रहा। हाँ जी हाँ। हाँ, तो कुल मिला के यही है कि उसका जो है दोनों लेवल पे देखना है। अमित भाई ने बहुत अच्छे से क्लियर करा और मैं नाराज नहीं हूँ आपसे अमित भाई, मुझे आपकी आवाज आ रही थी। तो बस नाराज नहीं करा, मैं वही कह रहा, आप नहीं तो नहीं एकदम नहीं चुप नहीं हो नहीं, गए, इसमें आपको आप पता पता। नहीं क्या भाव ले गए। ऐसा नहीं है, क्लियर कर रहे हैं एक हाँ दूसरे नहीं को। नहीं। कह रहे हाँ हाँ अब हाँ। आगे कह रहे हैं इवन मेंटली ही माइट बी फीलिंग डिस्टर्ब और डिप्रेस्ड, सच इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द जर्नल्स एंड मेंटल। तो कुल मिलाकर पूरे इस पैराग्राफ का भाव यह है कि आप एक मैथमेटिक रिलेशन को देखें जर्नल्स और मेंटल्स में। वो मेंटली भी इंप्रूव हो रहा हो और उसके जर्नल्स भी इंप्रूव हो रहे हो, उसकी मेन कंप्लेंट जाने के साथ साथ। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं फर्दर इंटेरोगेशंस रिवील द फॉलोइंग फैक्ट, a girl who used to study on her own and secure high percentage of marks had become dull in the last years or so. तो आगे इन्वेस्टिगेशन करा उस लड़की का केस के, उसमें ये पाया गया कि जो कि हाई परसेंटेज सिक्योर करती थी मार्क्स को लेकर के, वो डल हो गई अब कुछ साल से। हर इंटरेस्ट इन स्टडीज हैज वेंड, उसका इंटरेस्ट चला गया पढ़ने से, कम हो रहा। ही वुड फील बोर्ड टू स्टडी एंड वुड फील स्लीपी इन हर क्लास, वो बोर फील करती है स्टडी में और स्लीपी रहती है क्लास में आजकल। परफॉर्मेंस इन मैथ हैड गॉन डाउन, उसकी मैथ में भी परफॉर्मेंस कम हो गई है। कह रहे हैं अलार्मिंगली हर आईसाइट हैड डेटोरेटेड ओवर द लास्ट ईयर, उसकी आईसाइट भी कमजोर हो रही है कुछ सालों से। हर मदर कंप्लेंट that this was due to her not feeling hungry at all nowadays. मदर ने कहा कि कंप्लेन करा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको आजकल भूख नहीं लग रही है, इस वजह से हो रहा है। या फिर ये भी कंप्लेन करी कि भूख नहीं लग रही है। शी हैड डिस्टर्ब स्लीप विद डेंजरस ड्रीम, अब वो उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब रहने लगी है, उसको डरावने सपने भी आ रहे हैं। All these were coupled with loss of weight and dark circles increasing around the eyes. और इन सब के साथ साथ भाई उसका वेट भी लॉस हो रहा है और आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल भी आ रहे हैं। She was also alarmed by sudden and profuse loss of hairs over the last few months. एक और उसमें परेशानी आ गई कि सडन और प्रोफ्यूज लॉस ऑफ हेयर होने लगे कुछ सालों से। फिर हेडिंग क्या है, इज दिस ए गुड और बैड रिजल्ट, अब ये बताओ कि ये रिजल्ट अच्छा है या बुरा। इन द अबव मेंशन्ड केस द पेशेंट वाज क्योर्ड ऑफ हर क्रॉनिक डिस्कम्फर्टिंग डिजीज बट एट व्हाट कॉस्ट। सर का फिर क्वेश्चन है कि जो केस मेंशन करा है पेशेंट का, ये क्योर हुआ तो है लेकिन किस कॉस्ट पे, क्या चुकाना पड़ा इसको, अपनी क्रॉनिक डिस्कम्फर्ट डिजीज के बदले में उसे क्या चुकाना पड़ा, किस कीमत, क्या कीमत चुकानी पड़ी। एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग हर ओल्ड एंड सेटिंग इन प्रीमेच्योर ओल्ड एज एट 16 ईयर्स। क्या इसकी ये कीमत नहीं दी है अमित पाल कि वो 16 साल की उम्र में भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ गई। विद फॉलिंग हेयर, बना लो ना। weakening of eyesight, loss of stamina for work and studies, and even loss of interest in studies which he loved before. क्या उसने ये कीमत नहीं चुकाई कि उसके बाल भी चले गए, उसकी आंखें कमजोर हो गई, उसका स्टेमिना घट गया, उसका काम के प्रति, स्टडी के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो गया, जिसको बहुत प्यार करती थी। फिर कह रहे वी हैव टू रिमेम्बर दैट आवर साइंस ऑफ होम्योपैथी इज ए होलिस्टिक साइंस
wherein we treat the man in disease and not disease in man। बड़े सर भी अब हनीमैन साहब की तरह से लास्ट में अपनी बात को गुस्से के साथ या वैसे दबाव के साथ रखते थे कि हमें ये याद रखना चाहिए कि होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है और ये मैन इन डिजीज को क्योर करता है, ट्रीट करता है, ना कि डिजीज इन मैन को ट्रीट करता है। It is obvious from the above facts that the disease has disappeared, but the man's health has not improved, but has gone to dog। ऊपर जो सच्चाई है उससे ये क्लियर हो जाता है कि डिजीज तो डिसअपियर हो गया, लेकिन मैंस हेल्थ जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई और वो और ज्यादा गर्त में चली गई एक तरह से। हैज गॉन टू डॉग, ये कोई कहावत नहीं। हाउ मैनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट डे इन एंड डे आउट। कितने हैं हम में से जो इस फैक्ट को लेकर के डे इन एंड डे आउट अवेयर हैं। व्हाट वी क्लेम एज क्योर्ड may not be real cures and may be dangerous suppression। और बाद में लास्ट में कह रहे हैं बड़े सर कि जो हम दावा करते हैं कि हमने क्योर करा है, बेसिकली वो रियल क्योर नहीं है इस तरह का, वो डेंजरस सप्रेशन हैं। तो बहुत ही अच्छे से बात क्लियर कर दी सर ने, बहुत ही अच्छे शब्दों में, और सबके इसमें मत जुड़े, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया ये कि किस तरह से सप्रेशन है। किसी की क्वेरी है भाई बच्चों की? बस इसमें एक चीज और मैं बात ध्यान डाल दूं, जो सर कहा करते थे हमेशा, इसमें सर ने कहा कि हैज स्टेमिना एंड डिजायर टू वर्क। ये जो वर्ड हैं ये सर इसलिए कहा करते थे कि हमारे को सबसे ज्यादा सर रूल इन पॉइंट बनाते थे कंसेंशियस और डिलीजेंसी। कंसेंशियस और डिलीजेंट हमारे को काम करने के लिए, अपने काम करने के लिए अंदर से इच्छा होनी चाहिए। अब वो काम, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा काम पढ़ाई का है या मेरा काम क्लिनिक का है या मेरा काम खेलने का है, जिसकी जो उसके जो अंदर से काम है। एक बच्चे का काम, एक क्रिकेटर का काम है कि वो क्रिकेट खेले, किसी का बिजनेस करना ही पसंद है और वो उस बिजनेस को छोड़ दे, तो इसका मतलब हमने उसको सही नहीं किया। हाँ। और ये सर कहते थे कि अंदर से उसकी जब तक वो जो उसकी इनर झील है अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस 2 पॉइंट से यहाँ बचना होगा जो नए बच्चे उनको, कि कई मेडिसिन ऐसी हैं जो बीमार होने के बाद में डिजायर टू वर्क में जाएंगी। कई मेडिसिन ऐसी हैं जिनको बीमार होने के बाद स्ट्रेंथ आ जाती है गुस्से में, एंगर में। तो कुछ उन चीजों को यहाँ लेके कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो बेलाडोना है, गुस्से में ताकत बढ़ जाती है उसकी, और कई मेडिसिन कहते हैं ना, बस ये होती है एक्यूट स्टेट में। नहीं, जब मतलब मैं आपने वही कह ठीक रहा कर हूँ दिया तो नॉर्मल होनी चाहिए। शब्दों पे ना जाएं, उसका ओवरऑल केस के अकॉर्डिंग जाएं, क्योंकि डिजायर टू वर्क में भी बोला जाता है कि शायद स्टैबिश एग्रिया है उनमें से जो और भी होंगी, कि जब कहते हैं कि साहब जब ये बीमार होती है, जब बच्ची या बच्चा, तो ये बहुत पढ़ने की तरफ ज्यादा जाता है, और जब ठीक ठाक होता है तो पढ़ाई करता नहीं। तो ये ना बस इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे सर कहते थे कि भाई उस टाइम भी बीइंग डेस्पाइट ऑफ बीइंग इलनेस, उसका अभी भी पढ़ाई से मन नहीं हटा है, तो इसका मतलब ये एक और बहुत अच्छी कंसेंशियस मेडिसिन है। वो आई आपने करी एक्यूट की वो पढ़ती तो थी ना, लेकिन कई बार क्या है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि जो टल है वो शार्प बुद्धि हो जाता है। ये जाते हैं कई डिस्पोजिशन में ड्यूरिंग इलनेस। कई ब्लंट माइंडेड पर्सन बहुत ही एक्टिव इंटेलेक्ट के हो जाते हैं। तो ये वेरिएशंस हैं, वो एक्सेप्ट, उनको अलग हट के बात करेंगे। ओवरऑल केस को लेकर के स्टेमिना बढ़ना चाहिए, डिजायर टू वर्क बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई। राम राम सर। नमस्ते सर। राम राम बेटा।